ठीक है। गुड इवनिंग। कल मतलब अभी जो हमारा पहला टॉपिक है एथिक्स इन ह्यूमन एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसमें से लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है फिलहाल। ठीक है, अभी तक हमने जो भी टॉपिक देते हैं हमने डिस्कस किए। इसमें का टॉपिक जो सेकंड लास्ट टॉपिक था हमारा हमारा रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज कौन से किस किस तरीके से क्या मेथड होती है, कैसे कैसे इनकलकेट की जाती है, वो सब हमने इसमें डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। फैमिली का क्या रोल होता है इनकलकेशन में, कुछ कुछ पॉइंट्स थे हमने जो डिस्कस किए, तो पहले ही क्लास में डिस्कस कर लिए थे हमने। ठीक है, सोर्सेस क्या होती है वैल्यूज की, तीन ही है। फिर फैमिली का पहला था चाइल्ड ड्यूरिंग प्रैक्टिसेस, कल देखा था हमने इसे। ठीक है, दूसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बच्चा ऑब्जर्व करके लर्न करता है। ठीक है, उसके बाद था रोल मॉडल्स, है ना, पेरेंट्स को अपने रोल मॉडल मानता है। फिर टीचिंग्स होती है सबकी, टीचिंग से पढ़ता है। जॉइंट फैमिली की अलग अलग लर्निंग्स होती है, अलग अलग वैल्यूज के बारे में वहां से हमें सीखने को मिलता है, वो देखा था। फिर है सोशल इन्फ्लुएंसिंग, रिलेटिव के साथ मीटिंग वगैरह होके वहां से कुछ वैल्यू का इंकलकेशन। फिर था रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, कुछ कुछ बच्चे जिद्दी होती है, सुनते नहीं है, तो उनको फिर रिवार्ड और पनिशमेंट देके सिखाना पड़ता है वैल्यूज को, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद है अथॉरिटी। फैमिली में हर एक की कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, पेरेंट, पापा, फादर, मदर या फिर ग्रैंड पेरेंट जो भी होते हैं उनकी, तो वहां से भी कुछ ना कुछ वैल्यू इंकलकेट होती है। ट्रेडिशन कस्टम्स से स्ट्रेंथ क्या कहती है फैमिली की, वो देखी। फिर प्रॉब्लम्स कौन से फैमिली फंक्शन में, कभी कभी पैट्रियार्कियल वैल्यूज भी इंकलकेट हो जाती है, वो गलत बात है। ठीक है, उसके बाद है ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ कुछ चीजें गलत सीखने को मिलती है, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होती है, कुछ को कुछ कुछ और सिखाते हैं, कोई कुछ और सिखाता है। ठीक है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है बच्चों के माइंड में। लूज फेथ, है ना, कभी कभी पेरेंट्स कुछ और सिखाते हैं और खुद कुछ और करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी बच्चों के इसमें प्रैक्टिस का जो पैटर्न होता है बिलीव का, वो बिलीव का पैटर्न ही वहां पे उसको डाउट होने लग जाता है। ये सारे इश्यूज देखे हमने। फिर थी रोल ऑफ फैमिली, फैमिली तो था ही, ये तो इश्यूज हो गए, प्रॉब्लम। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल कौन सा था, तो पहला था उसमें करिकुलम, सिलेबस होता है, कुछ ना कुछ करिकुलम होता है हर एक इंस्टीट्यूशन का, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस करिकुलम अभी लॉन्च किया है अपने सिलेबस में, तो ये एक अच्छी स्टेप है इनकलकेटिंग की। फिर है टीचिंग टूल्स, सब अलग अलग टीचिंग टूल्स यूज करते हैं, कोई कोई स्टेज केस स्टडी करता है, कोई कोई विजिटिंग देते हैं अलग अलग जगह पे, है ना, उससे इफेक्टिवनेस बढ़ती है बच्चों की। फिर है विजिट्स एंड आउटिंग, टूर वगैरह जहाँ पे जाती है वहां से भी इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, फिर है डिसिप्लिन, स्कूल में सबका डिसिप्लिन अलग अलग होता है, अलग अलग फैकल्टी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो वहां से होता है। ठीक है, फिर कम्युनिटी वर्क, एक कम्युनिटी कल्चर होता है, साथ मिलकर दो चार जन मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वहां पे वैल्यू का एक्सचेंज होता है, वहां से भी डेवलप होती है वैल्यू। ये सब सारी हमने ऑब्जर्वेशन, पीयर ग्रुप, ये सारी वैल्यूज, टीचर्स और उनका एटीट्यूड, कैसे कैसे रोल मॉडल बन जाते हैं, ये सब हमने कल देखा था। डायलेक्ट, अलग अलग डायलेक्ट बच्चे पढ़ते हैं, कल्चर, डिसिप्लिन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये सारा एजुकेशन का था। एजुकेशन सिस्टम की स्ट्रेंथ कौन सी है, फिर प्रॉब्लम्स कौन से एजुकेशन सिस्टम में, ये भी हमने कल देखा था। ठीक है, तीसरा सोसाइटी। सोसाइटी के रोल में सोसाइटी कौन सा रोल प्ले करती है वैल्यू के इंकलकेशन में, तो सबसे बड़ा सोर्स है वैल्यू इंकलकेशन का सोसाइटी का रिलीजन। रिलीजन की अलग अलग वैल्यूज हमारे अंदर इंकलकेट होती रहती है। फिर है ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, इंडिया की जो भी सोसाइटी है वहां के ट्रेडिशन कस्टम ये सारे लोग फॉलो करते हैं। फिर है पॉलिटिक्स, उसके बाद है इकोनॉमी, मीडिया, एथिक्स, ये सब सारी चीजें यहाँ से वैल्यू इंकलकेट होती है सोसाइटी से। सिविल सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां से लोकल कम्युनिटी, है ना, कुछ कुछ ट्राइब्स होती है जो नेचर को प्रेफरेंस देती है बाकी इंडिविजुअल के हिसाब से, तो उसको भी बोलते हैं, वहां से वैल्यू इनकलकेट होती है। लीडरशिप, जैसे जैसे लीडर होते हैं उनके हिसाब से उनका इम्पैक्ट लोगों पे होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है वैल्यू इनकलकेशन का। स्टेबिलिटी एंड हार्मोनी सोसाइटी में एस्टेब्लिश होती है, सोसाइटी एस्टेब्लिश करती है। फिर डाइवर्सिटी है ना, ये अलग अलग इन्फ्लुएंसेस है सोसाइटी के, वो हमने कल सारे देख लिए थे। फिर सोसाइटी के इनकलकेशन में कौन सी प्रॉब्लम है वो भी हमने देखी थी। करप्शन, है ना, डिसेबिलिटी, मिसडायरेक्शन, इंट्रोवर्टनेस, ये सारी बूमरिंग इफेक्ट, मतलब किसी किसी को बहुत ज्यादा तंग कर देना फिर उसका वो भरोसा उड़ जाता है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हमने कल देख ली थी। ठीक है, कल उसके बाद हमने हमारा आखिरी टॉपिक इस यूनिट का चालू किया था, उसका नाम था, अरे यार,
ठीक है, तो इस मॉड्यूल का हमारा आज हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले थे, उसका नाम है लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ लीडर्स, ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की लाइफ से कौन सी वैल्यूज हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। वैल्यू का मीडियम कौन था, सोर्स कौन था, ये हमने कल पढ़ा था। अब लीडर्स जो भी है हमारे हो चुके पहले, उनकी लाइफ से कौन सी वैल्यूज हम इनकलकेट कर सकते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। उसमें से कुछ, जो पहला टॉपिक है कि ग्रेट लीडर्स, है ना, लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर, ये टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था। उसमें से जो पहली वैल्यू थी करेज, करेज का डेफिनेशन क्या है, ये फिर से स्टॉप हो गया। ठीक है, ठीक है, तो पहला हमने पहली क्वालिटी को, पहली वैल्यू कौन सी देखी थी हमने, करेज। करेज का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है ना, डिस्पाइट फियर एंड हॉस्पिटलिटी, किसी भी कंडीशन में हमें डरना नहीं है, जो भी हमारी एबिलिटी है उसको पूरा करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने देखा था सुभाष चंद्र बोस, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो वर्ल्ड में पूरी तरह से घूम रहे थे, जर्मनी गए, रशिया गए, वहां से हेल्प लेने की कोशिश की। आखिरी में अंडमान में आके जर्मन जापानीज लोगों की हेल्प से उन्होंने एक आर्मी खड़ी की। ठीक है, तो ये उनका करेज था। उसके बाद देखा था भगत सिंह का करेज था, भगत सिंह जी का, उन्होंने पूरी असेंबली के अंदर जो बॉम्ब डालना है वो कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए करेज लगता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हमने कल देखे थे, क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन भी देखा था। जो अब्सेंट है वो लोग लिख लो, हेडिंग डाल लो, कल जो भी अब्सेंट है ना वो हेडिंग डालो वहां पे, लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर। उसमें पहली वैल्यू डालना है करेज। करेज का डेफिनेशन लिख लो, एबिलिटी टू डू समथिंग विथ स्ट्रेंथ डिस्पाइट फियर, हॉस्टिलिटी और पेन। एग्जाम्पल लिख लेना वहां पे, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। ठीक है, उसके बाद की क्वालिटी ह्यूमिलिटी। इसका बेसिक मीनिंग है क्वालिटी ऑफ नॉट फीलिंग सुपेरियर, मतलब किसी से खुद को सुपेरियर नहीं मानना, सबको एक एक दूसरे के बराबर मानना है, सेम मानना है। जैसे गांधी जी और नेहरू जी, ये उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। एलिट होने के बावजूद भी नेहरू जी खुद को पब्लिक सर्वेंट मानते थे। ठीक है, तो ये बेसिक क्वालिटी की सबको इक्वल मानना, इक्वली ट्रीट करना। दूसरी क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद है जस्टिस, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको बोलते हैं जस्टिस, है ना। गांधी जी ने अपने फिलोसफी में हमेशा इसका डिस्क्रिप्शन किया है कि सबके साथ जस्टिस इक्वली होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अम्बेडकर जी का भी हम देखते हैं, है ना, सोशल इक्वलिटी की बात की उन्होंने डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। फिर था सेल्फलेसनेस, इज केयरिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर और वंस, खुद के इंटरेस्ट से ज्यादा औरों के इंटरेस्ट का ध्यान देना, उसको बोलते हैं सेल्फलेसनेस। ये भी एक वैल्यू है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है बेस्ट जेपी नारायण, जेपी मूवमेंट चला था। ठीक है, उस जब इमरजेंसी के टाइम पे सबसे बड़ी मूवमेंट जेपी मूवमेंट चली थी, पर उसका इम्पैक्ट, मतलब जो उसके लीडर थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं ली, चाहे तो वो ले सकते थे। जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट का रिजल्ट था केजरीवाल, उन्होंने पोस्ट का एक्सेप्ट किया था सीएम का, वैसे ही जयप्रकाश नारायण ने कोई उसका बेनिफिट नहीं लिया था, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। ठीक है, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला जी ने 27 अपने लाइफ के पूरे 27 साल पूरे जेल में बिताए थे। उस वक्त उनको पता नहीं था कि उनका रिजल्ट उनको क्या मिलेगा, हो सकता है उनकी डेथ भी हो सकती थी, फिर भी सेल्फलेसली उन्होंने अपना पर्पस फुलफिल किया, जो भी था। अगला है कंपैशन। ठीक है, नोट डाउन कर लेना एक एक वैल्यू, ये बाद में आपको काम आएगी केस स्टडीज में या फिर अलग अलग जगह पर। ठीक है ना, कंपैशन का मतलब होता है, लिख लेना, इज द वन फील्स बैड फॉर द सफरिंग ऑफ द अदर एंड विशेस टू डू समथिंग फॉर देम। मतलब आप दूसरों के लिए खाली बुरा नहीं फील करते, बट ये एक कोशिश भी करते हो कि उसके साथ कुछ अच्छा भी हो जाए, कुछ ना कुछ करने की उसके लिए कोशिश करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय ने किया था, सती जो एक बैड प्रैक्टिस थी उसको खत्म करने का काम उन्होंने किया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अच्छी नहीं लगी वो प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। और जैसे सेंट मदर टेरेसा थी, ठीक है ना, जो भी नीडी पीपल है, जो भी मतलब होमलेस है, उनके लिए उनके बारे में वो बुरा फील करती थी, तो खाली बुरा फील नहीं किया, उन्होंने उनके लिए काम भी किया। इसको बोलते हैं कंपैशन। ये एक वैल्यू है जो हम लीडर्स की लाइफ से सीख सकते हैं। उसके बाद है रिस्पेक्ट। जो भी हमारा हेरिटेज है, कल्चर है, किसी की फीलिंग है, किसी की एबिलिटीज है, उसको हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल है अकबर। अकबर ने हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया था, है ना, इतना बड़ा और पूरे इंडिया का बादशाह होने के बाद भी। और वही वैसे ही एग्जांपल हम देखते हैं कि नेहरू जी और वाजपेयी जी हमेशा अपने क्रिटिक के लिए ओपन रहते थे, है ना, कोई अगर उन्हें क्रिटिसाइज करते तो उनको अप्रिशिएट करते थे। ठीक है, ये क्वालिटी काफी रेयर होती है, जो आपका क्रिटिक करे उनकी रिस्पेक्ट करो आप। ठीक है, तो ये क्वालिटी हमारे लीडर्स में देखी गई है, इसको नोट डाउन करना। फिर है पीस, है ना, पीस मतलब इज अ स्टेट ऑफ अफेयर जहाँ पे सारा स्टेबल हो, वायलेंस नहीं हो, टेंशन नहीं हो। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अशोका। इन्होंने धम्मा की पॉलिसी प्रमोट की थी पीस के लिए। ठीक है, वॉर छोड़ने के बाद। और बाकी एग्जाम्पल्स है मार्टिन ल्यूथर किंग, गांधी जी। उन्होंने वायलेंट मेथड का यूज नहीं किया, नॉन वायलेंस और पीस का यूज किया उन्होंने, अपना जो भी पर्पस था उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रिटी। हिंदी में बोलते हैं इसे सत्यनिष्ठा। इसका मीनिंग होता है इंटीग्रिटी इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉरली अपराइट डिस्पाइट कॉन्ट्ररी प्रेशर। मतलब कितना भी प्रेशर हो आपके ऊपर, कोई कुछ भी आपको बोल दे, फिर भी उतने प्रेशर में भी आप जो भी राइट चीज है, मतलब सही चीज है, उसका साथ ना छोड़ो, जो सही है उसी को करो। ठीक है, कितना भी प्रेशर होने के बाद, इसको बोलते हैं सत्यनिष्ठा। आप अपने काम के साथ कितने लॉयल हो, इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, है ना, अपने काम के साथ हमेशा लॉयल रहे ये लोग। इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज थी जो हम अपने बड़े लीडर्स, ग्रेट लीडर्स के लाइफ से गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हेडिंग डालो, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स। लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स। जितने भी रिफॉर्मर्स होके गए उनके लाइफ से क्या क्या लर्निंग करते हैं हम लोग। ठीक है, लिखा हेडिंग सबने? पहला हेडिंग डालो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के बारे में आप सब जानते हो, महाराष्ट्र में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, इनके साथ बचपन में एक इंसिडेंस हुआ था, या आपने आप सब जानते होंगे शायद। ठीक है ना, पब्लिक प्लेस पे ये लोग ऐसे वेल होती है, वहां पे लोग पानी पीते हैं ना कुएं के सामने। तो जो भी ये डिप्रेस्ड क्लास थे, मतलब दलित क्लास के जो लोग थे, उनको वहां पे पानी पीना अलाउड नहीं था कुएं पे। तो ये बाहर, मतलब बच्चे थे, छोटे थे, तो इनको पता नहीं था जो भी है। ठीक है, तो फिर भी वो वहां पे जाके पानी पिए, तो उनकी बहुत धुलाई हुई थी, पिटाई हुई थी। ठीक है, उस इंसिडेंस का उनके लाइफ में उतना गहरा उनके ऊपर इफेक्ट हुआ कि उन्होंने प्लेज ली थी कि मैं जब भी मतलब बड़ा होऊंगा तो इसी कुएं पे जो भी उनकी कास्ट है, ठीक है, उनको अलाउ, मतलब पानी पीने के लिए अलाउ, मतलब परमिशन ग्रांट करके दूंगा। तो ये उनका एक इंसिडेंस था, किसी की पर्सनल लाइफ पे उसका एक इफेक्ट हो जाता है। तो वहां से उसके बाद से आप सभी उनको जानते हो, फिर उन्होंने क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया सोसाइटी में, उनके उनका जो भी क्लास था, जो भी उनकी सोसाइटी थी, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है डिप्रेस्ड क्लास के लिए। ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो ये क्रक्स है, इतने सारी जगह उन्होंने पढ़ाई भी की, फिर भी उनकी जो वैल्यूज है, उनकी लाइफ से कुछ कुछ वैल्यू हमें सीखने की जैसी है। ठीक है, फिर वही जिस कुएं पे उनको मतलब बैन किया गया था, जहाँ पे पिटाई हुई थी, उसी कुएं पे उन्होंने एक महान सत्याग्रह करके लॉन्च किया। ठीक है, वहां पे फिर दलित लोगों को पानी पीना अलाउड कर दिया गया था। ठीक है, तो काफी रिफॉर्म्स उन्होंने लाए उस सोसाइटी के लिए। ये पहली सीखने की बात थी। ठीक है, उनकी लाइफ से कौन सी लेसन, कौन सी वैल्यूज लर्न कर सकते हैं हम लोग, वो नोट डाउन करो आप। ठीक है, पहली है परसिवरेंस। परसिवरेंस। फिर है डेडिकेशन। इसका मतलब देखेंगे हम लोग, पहले नोट डाउन कर लो। परसिवरेंस, डेडिकेशन, रैशनैलिटी, रैशनैलिटी, रीजन,
सोशल इक्वालिटी, ह्यूमैनिज्म और है डिग्निटी फॉर ऑल। ये सारी वैल्यूज है जो हम बी आर अम्बेडकर जी की लाइफ से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जब नोट डाउन हो जाएगा तो मुझे बताना। हो गया नोट डाउन सबका? पहला है परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब किसी भी चीज को परस्यू करना। ठीक है, जब आप एग्जाम देते हो, पहले अटेम्प्ट में शायद आप फेल हो जाओ, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाओ, तीसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाओ, फिर भी जो भी प्रिपरेशन है प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ते हो, आप परस्यू करते रहते हो उसी चीज को। अल्टीमेट मतलब कितनी भी बार फेलियर आने के बाद भी बी आर अम्बेडकर जी ने जब पढ़ना शुरू किया होगा, क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? बहुत सी प्रॉब्लम्स आई होंगी उनको, पर उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, आखिर तक पढ़ते रहे। जितनी भी प्रॉब्लम्स आई उसको ना डरते हुए वो लोग परस्यू करते गए, उसको बोलते हैं परसिवरेंस। ठीक है, किसी भी चीज को अल्टीमेटली कितनी भी प्रॉब्लम्स आने के बाद गिव अप नहीं करना, उसको हमेशा कोशिश मतलब ट्राई करते रहना, उसको बोलते हैं परसिवरेंस। तो ये पहली क्वालिटी है जो उनकी लाइफ से हम लोग सीखते हैं। दूसरी है डेडिकेशन। कोई भी जब आप काम करते हो उसमें खुद को बहुत डेडिकेटेडली वर्क करना है ना। कोई भी चीज होती है, जैसे टीचिंग है, टीचिंग में खाली बस ऊपर ऊपर से नहीं, डेडिकेटेड होकर पढ़ाना। आप जो किसी चीज की प्रिपरेशन करते हो वहां पे डेडिकेटेड करना। कोई भी जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको डेडिकेटेडली परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये क्वालिटी भी उनके अंदर में पाई जाती है, वहां से लर्न कर सकते हैं। आखिरी उसके अगली है रैशनैलिटी। ठीक है, रैशनैलिटी इन द सेंस देखो कैसे है, जो अपर क्लास पीपल थे उन्होंने जो लोअर क्लास है, डिप्रेस क्लास है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब उनका क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा किया था। ठीक है, वैसे ही हिटलर के केस में हम लोग देखते हैं, उन्होंने जो ज्यूज थे, ज्यूज ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उनको पूरा क्या किया था, उसको वॉश आउट कर दिया था, मतलब मारने का ऑर्डर दे दिया था उन्होंने। पर अंबेडकर जी की थिंकिंग ऐसी नहीं थी। ठीक है, भले ही अपर क्लास ने हमारे साथ बुरा किया, फिर भी वो मतलब लोग ही है, सब्जेक्ट्स हैं, सिटीजन्स हैं। ठीक है, इसलिए सबकी मतलब डिग्निटी का मतलब इक्वेलिटी सबको होनी चाहिए, ये उनका कहना था, ना कि अपर क्लास को मार काट दो, जैसे मार्क्स ने बताया था रिवॉल्यूशन होगा, लोअर क्लास वाले अपर क्लास को मार देंगे। ऐसा उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने क्या किया, एक रैशनल थिंकिंग डेवलप की। ठीक है, ये सोसाइटी है, सोसाइटी का कंपोनेंट था, सारे कंपोनेंट्स इक्वल है और सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, ये उनका कहना था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैशनैलिटी, है ना, बैलेंस, एक रैशनल व्यू होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस नहीं थे वो लोग, टिल्टेड नहीं थे, बस रैशनल थे, सबके लिए सेम होना चाहिए, ये उनका कहना था। तो ये एक क्वालिटी है जो वहां से लर्न कर सकते हैं हम लोग। अगली है रीजन। ठीक है, रीजन का बेसिक कंसेप्ट में बुद्धिज्म से आता है। ठीक है ना, कोई अगर आपको कोई चीज करने के लिए बोलता है तो आप सीधा करोगे नहीं उसे, पहले पूछोगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। कोई भी चीज जब कोई बताता है तो उसके पीछे का लॉजिक जानने की तो इच्छा सबकी होती है ना। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग करने का जो पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल रीजन का, अम्बेडकर जी पैदा हुए थे हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में, तो उन्होंने हिंदू रिलीजन को त्याग दिया और उसके बाद उन्होंने चेंज करके फिर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो ये उसका रीजन था कि मतलब हिंदू जो भी रिलीजन है उसके अंदर काफी प्रैक्टिसेस ऐसी है जिनका आंसर उनको मिला नहीं, जब उन्होंने रीजनिंग की उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वो रिलीजन ड्रॉप करके फिर नया रिलीजन एक्सेप्ट किया। तो ये एक रीजनिंग की क्वालिटी होती है। ठीक है, जो भी कस्टम है, जो भी ट्रेडिशन है, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो जानना। ठीक है, यही चीज नहीं, हर चीज में जब पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे लॉजिक है, क्या लगाना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो पॉलिसी क्यों लाई गवर्नमेंट ने, उसका फायदा किसको होने वाला है, गवर्नमेंट को होगा, लोगों को होगा, किसको होगा। ठीक है, ये सारी चीजें एक रीजन से बेस्ड होती है। ठीक है, तो रीजन है। फिर है सोशल इक्वालिटी। सोसाइटी के सारे कंपोनेंट्स इक्वल है, भले ही वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, डिप्रेस क्लास हो, वल्नरेबल सेक्शन हो, SC ST OBC, सारे विमेन, है ना, एल्डरली, ट्रांसजेंडर, सारे इक्वल है। इसलिए हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी कंसेप्ट है, वहां से उनकी लाइफ से लर्न कर सकते हैं। फिर है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मानवतावाद। ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी नेचुरल मतलब जो भी रिसोर्सेस है, सब पे हर ह्यूमन का इक्वल राइट है ना। ठीक है, इसलिए को हम बोलते हैं ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करना। ठीक है, उसके बाद है डिग्निटी फॉर ऑल। ठीक है, उनके टाइम पे जो जो सोसाइटी उन्होंने देखी थी, वहां पे डिप्रेस क्लास को ह्यूमन ही नहीं माना जाता था। ठीक है, इसलिए उनका कहना था एटलीस्ट ह्यूमन जो भी डिप्रेस क्लास है उनको थोड़ी बहुत डिग्निटी तो मिले, जो अपर क्लास की डिग्निटी उतनी नहीं, पर उनके इक्वल लाने की कोशिश तो वो करे। ठीक है, ये एक वैल्यू है जो डिग्निटी फॉर ऑल, ये उनकी लाइफ से हम लोग लर्न कर सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बेसिक फिलोसॉफी थी और उनकी लाइफ से कौन सी वैल्यूज हम लर्न कर सकते थे, ये हमने देख ली। ठीक है ना,
इनमें से कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी है जो हर एक रिफॉर्मर के उसमें कॉमन होगी, ठीक है ना। तो बस हमें अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग जगह पे यूज करना होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है पहले। उसके बाद है राजा राम मोहन रॉय। नोट डाउन कर लो राजा राम मोहन रॉय। आप सब शायद जानते होंगे राजा राम मोहन रॉय को, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है इनको, ठीक है। रेनेसांस का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण बोलते हैं हिंदी में। मतलब हिस्ट्री पढ़ी होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री बचपन में पढ़ी होगी, 9th 10th में। रेनेसांस वहां पे पढ़ा होगा, है ना। क्या होता है रेनेसांस, क्या था? वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद रेनेसांस, नहीं पढ़ा होगा फिर भी सुना तो होगा, रिफॉर्मेशन, रेनेसांस। रेनेसांस ये था कि मतलब जितनी भी रिवॉल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज में हुई थी, ठीक है, उसके पीछे जो भी थिंकिंग है ह्यूमनिज्म का, मतलब जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड था मिडिवल पीरियड में, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। जो चर्च था, ठीक है, वहां पे उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। बट जो चर्च का इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में से उनका इंपॉर्टेंस कम करके एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ऐसा रीजन, ऐसा लॉजिक वहां के फिलोसोफर्स लोगों ने दिया था, ठीक है। तो इसी को बोला गया था कि रेनेसांस मतलब जो भी बेसिक थिंकिंग है, थिंकिंग कैपेसिटी को कैसे कैसे डेवलप करना चाहिए, जो थिंकिंग डेवलप हुई थी उस मेथड को बोला गया था रेनेसांस, ठीक है। ये 14th 15th सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड में आया गया था, ठीक है। और वही रेनेसांस इंडिया में 17th या फिर 18th सेंचुरी में आया। जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी ना इंडिया की, उसी को बोलते हैं इंडियन रेनेसांस, ठीक है। और उसकी शुरुआत हुई थी बंगाल से, और बंगाल में पहली शुरुआत की थी राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा जाता है, ठीक है। रेनेसां मतलब जो भी ह्यूमन है, ह्यूमन सेंट्रिक सब कुछ होना चाहिए। स्टेट किसके लिए है? ह्यूमन के लिए है ना, इंडिविजुअल के लिए। तो उसकी जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी चीजें हैं, वो ह्यूमन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये बेसिकली उनका कहना था, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय जी को वो किस चीज के लिए फेमस है सबसे ज्यादा? एक चीज के लिए वो फेमस है, प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रैक्टिसेस। सती एविल प्रैक्टिस थी, पता है आपको सबको सती के बारे में? किसको नहीं पता? सती के बारे में सबको पता है। मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फिर उनकी जो वाइफ होती थी उनको सती जाना पड़ता था, मतलब उनका जो बर्निंग होता था उसके ऊपर ही उनको फिर वो होके फिर उनके साथ ही खत्म कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ही एविल प्रैक्टिस थी, मतलब जिंदा लोगों को जलना है, ये क्या लॉजिक हो गया? किसी भी रिलीजन, कोई ऐसा ऐसा कोई भी रिलीजन ना, हिंदू रिलीजन ऐसे बताता है ना कोई और रिलीजन, ठीक है। तो इसके पीछे उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया, मतलब गीता का क्लैरिफिकेशन, महाभारत का, हर जगह का उन्होंने रेफरेंस दिया, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि किसी भी जगह पे ऐसी चीज नहीं लिखी गई है, ना बताई गई है, ठीक है। तो ये इंसिडेंस उसके साथ क्यों हुआ था? उनके बड़े भाई की जो मतलब जो उनकी जो भाभी थी, ठीक है, उनको सती जाना पड़ा था, ठीक है। तो उस इंसिडेंस का इम्पैक्ट उन पर बहुत ज्यादा हुआ था, इसलिए फिर उन्होंने उनके लिए काम करना चालू किया, ठीक है। और उनकी जो एफर्ट्स थे उनका रिजल्ट भी आया। एक लॉ बना गया था, है ना, सती प्रोहिबिशन एक्ट था, एक्ट आया था ये 18 समथिंग 1881 वन में आया था शायद, है ना, सती प्रोहिबिशन एक्ट। तो उसका इम्पैक्ट भी हुआ। तो ठीक है, उनकी लाइफ से हमें काफी चीजें लर्न करने को मिलती है, ठीक है। और ये मतलब एक खाली सती के लिए नहीं जाने जाते, ठीक है। इनकी फिलोसॉफिकल थॉट्स भी बहुत ज्यादा मतलब फेमस है। इनकी काफी बुक्स है, इनकी कुछ न्यूज़पेपर्स है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब इनकी राइटिंग में इन्होंने जो लिखा है, उन्होंने वेस्टर्न फिलोसॉफी और इंडियन फिलोसॉफी को दोनों को मिक्स करके लिखा हुआ है। उन्होंने उन दोनों का क्रक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इनकी लाइफ से काफी सारी लर्निंग्स हम लोग कर सकते हैं। हाँ, कौन सा? सती देखो, ये एक एंशियंट ओरिजिन प्रैक्टिस है। इसका फर्स्ट एविडेंस हमें गुप्ता एज, पता है आपको? हिस्ट्री पढ़ी होगी गुप्ता एज। गुप्ता एज में इसका पहला रेफरेंस हमें पाया जाता है। इरन करके एक साइट मिली है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे इसका पहला एविडेंस में पाया जाता है, ठीक है, सती का। तो वहां से ही बोलते हैं कि गुप्ता एरा से सती का इवोल्यूशन धीरे धीरे होता गया होगा, ठीक है, एंशियंट टाइम से। हाँ? ये था, ठीक है। उन्होंने मतलब उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया था, ना वेदास में, ना मनुस्मृति में, ना गीता में, कहीं पे भी सती का डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता, ठीक है। उन्होंने काफी अच्छे तरीके से बाय एग्जांपल देके, फैक्ट्स को सामने रख के ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी कि ये बहुत एविल प्रैक्टिस है और इसे हमें सोसाइटी से खत्म कर देना चाहिए। लॉ बनने के बाद भी देखिए, जो लॉ बनता था, देखिए जो भी इंडिया था हमारा उस टाइम पे, इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो प्रिंसली स्टेट था और एक ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश रूल्ड इंडियन टेरिटरी। तो जो भी ब्रिटिशर्स लॉ बनाते थे वो लॉ खाली ब्रिटिश इंडिया में फॉलो होता था, प्रिंसली स्टेट्स में नहीं होता था। पता है ना, प्रिंसली स्टेट्स, हैदराबाद जितने भी थे बहुत सारे थे, ठीक है। तो वहां पे नहीं होता था। लॉ बनने के बाद भी खाली बंगाल में उसका थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन हुआ था। पूरे इंडिया में सती प्रोहिबिशन एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं था,
ठीक है, मतलब इतने की इनके जितने भी एफर्ट्स थे वो खाली बंगाल तक सीमित रह के रह गए। ठीक है ना, तो ये भी उनके लाइफ से लर्न करने की बात है, उन्होंने एफर्ट करना तो नहीं छोड़ा। ठीक है, उन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। ये एक प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन है आगे शायद। ये देखो, दयाभंगा एक हिंदू लॉ ट्रीटी है और मितक्षरा एक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय बर्थ। मितक्षरा मतलब देखिए बेसिकली क्या, इसके पीछे का लॉजिक में बताता हूँ। ठीक है, वुमेन्स को सती जाने क्यों लगाते थे वो लोग। ठीक है ना, मितक्षरा एक एंशियंट प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अगर किसी मतलब अगर किसी पर्सन किसी मेल की डेथ हो जाती है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी, अगर वो उसके बाद उसकी पत्नी पे उसका पूरा इनहेरिटेंस है, राइट टू इनहेरिटेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एक फीमेल को मिलनी चाहिए। ठीक है, ये है कंसेप्ट ऑफ मितक्षरा। ठीक है, पर इस कंसेप्ट को खत्म करने के लिए मतलब पूरी प्रॉपर्टी को फीमेल को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए फिर उन्होंने सती जैसी एविल प्रैक्टिसेस को बर्थ दिया था। ठीक है ना, तो उन्होंने रेफरेंस दिया कि ऐसी ट्रीटीज अपने एंशिएंट फिलोसॉफिकल में वेदास में लिखी गई है, तो इसलिए इसका रेफरेंस देके उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि ये गलत है। ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ ठीक है, ये प्रैक्टिसेस है, नो ये ट्रीटी है। ठीक है, मतलब उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है फिलोसॉफी से, शो दैट राइट टू विडो, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, ये सपोर्ट किया गया है हमारे रिलीजन के, मतलब अवॉइड नहीं किया गया, सपोर्ट किया गया वुमेन को कि वो राइट उनको रखना चाहिए, राइट टू इनहेरिटेंस का। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन भी दिया है ना कि हर वुमेन को राइट है उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेट करने का, जितना राइट भाई को है उतना बहन को भी है, पेरेंट की राइट प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है सबको। ठीक है, वाइफ को भी इक्वल राइट है, ये सारी डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, तो उनकी लाइफ से कौन सी वैल्यूज लर्न कर सकते हैं वो लिख लो। एक तो था पहला रैशनलिस्ट। ठीक है, पहला है रैशनलिस्ट, फिर है इंटेलेक्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, फिर है काइंडनेस एंड कंपैशन, फिर है सोशल इक्वालिटी, कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, सब सोशली इक्वल है, ये उनका कहना था। फिर है काइंडनेस एंड कंपैशन, जो भी एविल प्रैक्टिस है उसको खत्म करने के लिए फिर खुद के अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। ठीक है ना, उनके लिए काम करने के प्रति कंपैशन होना चाहिए, ये उनके अंदर था। इंटेलेक्ट है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, सारे जितने भी रिलीजियस फिलोसॉफी के जो भी ग्रंथ है, उसको बोलते हैं ना रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स जितनी है सारी उन्होंने लर्न की थी। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको सबको पता है क्योंकि इंटेलेक्ट थे, ब्रिटिशर्स अपने ऊपर अपना एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उनको पता था, फिर भी जो भी ब्रिटिशर्स की जितनी भी टेक्स्ट बुक्स है उनको उन्होंने इक्वली ट्रीटमेंट देके पढ़ाई की, और जो भी फैक्ट्स है जो भी मतलब उन्होंने बताया कि नहीं ब्रिटिशर्स चाहे कितने भी बुरे हो फिर भी उनके रिलीजन में उनके उनके जो कल्चर है उनका कल्चर अच्छा है। ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने ओबीडियंटली किया, मतलब रैशनलिटी किया उन्होंने, इसलिए नहीं कि ब्रिटिश हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं फिर हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं इसलिए उनके उनको बुरा बता दे, नहीं, जो उनके बारे में अच्छी बात है उनको उन्होंने इक्वली रिप्रेजेंट किया था लोगों के सामने, इसलिए उनको रैशनलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना, पैरेलली स्टेबल होकर सबकी जो भी फैक्ट्स है उनको इक्वली रखा गया था उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनकी लाइफ से हमें लर्न करने जाती है। अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसको भी नोट डाउन कर लो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको किस बात के लिए जाना जाता है, जैसे उनको प्रोहिबिशन ऑफ सती के लिए, वैसे ही इनको जाना जाता है विडो रीमैरिज के लिए। विडो रीमैरिज के लिए, ये एक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इनका बेसिकली कहना था कि संस्कृत लैंग्वेज किसी क्लास की हेजिमनी नहीं है। ठीक है, उसमें पूरों का मतलब सबका हक इक्वली है, तो इन्होंने जो भी अपना स्कूल था उसके डोर ओपन कर दिए, मतलब हर कास्ट का, हर रिलीजन का, हर क्लास का बच्चा आके संस्कृत पढ़ सकता है। ठीक है ना, उस टाइम पे कैसा था कि संस्कृत ये अपर क्लास के लोगों की लैंग्वेज मानी जाती थी, सबको पढ़ना अलाउड नहीं था, डिप्रेस क्लास दलित लोगों को लैंग्वेज पढ़ना अलाउड नहीं था, फिर भी इन्होंने अपनी थिंकिंग ओपन करके मतलब सबको अलाउ कर दिया कि कोई भी बच्चा आके संस्कृत पढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद सबसे मेजर इंसिडेंस इसकी लाइफ में था कि इन्होंने सबसे ज्यादा विडो रीमैरिज के ऊपर काम किया था। ठीक है, खुद भी एक विडो के साथ मैरिज किया, उसमें बेटे को भी मैरिज विडो के साथ मैरिज करने के लिए उन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, तो उनकी लाइफ से ये बहुत बड़ी लर्निंग हमें मिलती है, और 1854 में उन्होंने विडो रीमैरिज के ऊपर एक एक्ट भी बनाने के लिए मतलब वो किया था। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ विडो रीमैरिज, सॉरी विडो रीमैरिज एक्ट उन्होंने लाया था। ठीक है, उसके अंदर विडो को रीमैरिज करने की परमिशन ग्रांट कर दी गई थी।
ठीक है, मतलब इतना होने के बावजूद भी कई कई एरिया पे विडो मैरिज को अलाउड नहीं किया गया था। ये तो नॉर्मल सी बात है, वो पता है हम सबको। ठीक है, उनकी राइट से कौन सी वैल्यू उनकी लाइफ से लर्न कर सकते हैं वो नोट डाउन कर लो। रीजन, जो भी प्रैक्टिस थी कि छोटे जो भी लोअर क्लास के लोग हैं उनको संस्कृत नहीं सीखने देना चाहिए, तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो उन्होंने सर्च किया, नॉर्मल नहीं लगा इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस खत्म कर दी। रीजनिंग, फिर है इंक्वायरी फॉर सीकिंग ट्रूथ, किसी भी चीज के पीछे क्या लॉजिक है, क्या सच्चाई है, ये जानने की इच्छा, ये भी एक क्वालिटी है, ये भी उनकी लाइफ से हम लोग गेन कर सकते हैं। फिर है परसिवरेंस, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स है उनको एक बार में सक्सेस नहीं मिली, उनको बार बार ट्राई करना पड़ा। जो भी विडो रिमैरेज है वो एक बार कोशिश की और खत्म हो गया, वैसे नहीं था, हर मोड़ पे हर बार उनको ट्राई करना पड़ा ताकि ये सब जितने भी एविल प्रैक्टिस थे वो खत्म हो जाए, फिर भी वो सक्सीड नहीं हुए, टोटली सक्सीड हुए ही नहीं, यही बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर है कंपैशन एंड काइंडनेस, सोशल इक्वालिटी, डिग्निटी फॉर ऑल, सेल्फलेसनेस, ये सारी वैल्यूज उनकी लाइफ से हम लोग सीखते हैं। अगले है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग सब जानते हैं, इंटेलेक्ट थे बहुत बड़े, ठीक है ना। हिंदू फिलोसॉफी को एक्सेप्ट किया था उन्होंने, ठीक है। और हिंदू फिलोसॉफी को मॉडर्निज्म से इन्होंने कनेक्ट किया था, मतलब मॉडर्न थिंकिंग जो है उसके साथ उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, तो उनको फेमस इसीलिए है कि उनका क्या है, रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना। उन्होंने मतलब रिलीजन को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के सामने रखा, ठीक है, एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। उनका बेसिकली फोकस था आइडियाज ऑफ कर्म योगा पे, वो लिख लो, एक लाइन लिख लो, बेसिकली फोकस्ड ऑन आइडियाज ऑफ कर्म योगा एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू सर्व द पुअर एंड डिस्ट्रेस्ड पीपल। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू सर्व द पुअर एंड डिस्ट्रेस्ड पीपल, डिस्ट्रेस्ड पीपल या फिर पॉपुलेशन। ठीक है, वो ये मानते थे कि हर जो भी एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी है, वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेवलप्ड नहीं है उनकी हेल्प करे और उनको अपने इक्वल लेवल पे लाए। ठीक है, उनका ये मानना था कि अगर कोई डेवलप पर्सन ये नहीं करता है तो वो बहुत बुरा है। ठीक है, उनके हिसाब से, क्योंकि वो मानते थे कि सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके लिए हमारे ऊपर। ठीक है, एज अगर हमें कोई मतलब हमारा बर्थ किसी अच्छे फैमिली में होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनको ये राइट मतलब बाय बर्थ उनको मतलब इतनी नहीं मिली ये चीजें, तो हम उनकी हेल्प करें, ये बेसिकली उनका कहना था। तो ये अच्छी फिलोसॉफी है उनकी। फिर है उनकी लाइफ से कौन सी लर्निंग हम लोग लर्न कर सकते हैं। पहला है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। शिकागो में एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वहां पे भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था, वहां पे भी उन्होंने ब्रदरहुड की एक फीलिंग वहां पे प्रमोट की थी। इसमें एक ऐड करना यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, रीजन, रैशनैलिटी एंड इंटेलेक्ट, सेंस ऑफ एथिकल अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद लिखना यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये सारी वैल्यूज हमें विवेकानंद जी की लाइफ से सीखने के लिए मिलती है। सेंस ऑफ एथिकल अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ एथिकल अकाउंटेबिलिटी, और फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये पांचवी वैल्यू ऐड कर देना वहां पे।
ठीक है, फिर लिखना दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने बहुत सी एविल प्रैक्टिसेस को खत्म करने के काम किए थे, वहां पे लिख लो। he work against evil practices in the society, evil practices in the society, and opposed idol worship, sacrifices and rituals, priestcraft, comma, offerings made in temples, offerings made in temples, offerings made in temples, religious dogmas, child marriages, caste discrimination, and discrimination against women, discrimination against women। ठीक है, तो सबसे पहली प्रैक्टिस है आइडल वर्शिप, गलत बात है। ठीक है ना, अगर भगवान को मानना है तो मन में रख के मानो, सोने की मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, इसके वो खिलाफ थे। ठीक है ना, उनका कहना था कि अगर किसी की हमें श्रद्धा रखनी है तो हमें हमारे मन में होनी चाहिए वो चीज। ठीक है ना, बड़ी बड़ी पैसे खर्च करके, अगर पैसे खर्च करना है तो जहाँ पे प्रॉब्लम्स है हेल्थ फैसिलिटी डेवलप करो, एजुकेशनल फैसिलिटी डेवलप करो, ये उनका कहना था। ठीक है, अगला है और सैक्रिफाइसेस, एनिमल सैक्रिफाइसेस होते हैं ना, बहुत बड़े 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 एनिमल सैक्रिफाइसेस होते थे, वो उनको उनके हिसाब से वो गलत था। ठीक है, एनिमल को सैक्रिफाई करना। फिर है सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स होता है, बहुत बड़े लोग पैसे खर्च करके बहुत बड़े रिचुअल्स करते हैं, वो गलत है। ठीक है, नीडी लोगों की हेल्प करो, ये उनका बेसिकली कहना था। फिर प्रिस्ट क्राफ्ट है ना, उसके टाइम पे जो ब्राह्मण मतलब जो भी अपर क्लास सोसाइटी थी उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब जो भी मंदिर के जो प्रिस्ट वगैरह होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनको बहुत ज्यादा उनकी क्या बोलते हैं क्राफ्ट, मतलब उनको बहुत ज्यादा गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे, तो इस प्रैक्टिस के भी वो खिलाफ थे। ठीक है, उनको उनका बोलना था कि उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है ना, उनका ऑलरेडी अपलिफ्टमेंट हो चुका है, सोसाइटी में उनका स्टेटस बहुत बड़ा है ऑलरेडी, तो उनका गिफ्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ये उनका बेसिकली कहना था। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी ऑफरिंग्स होती थी, मतलब जो भी डोनेशन टेम्पल के अंदर होता था, उनको भी उसको भी उन्होंने अपोज किया था। ठीक है, तो ऐसे उनका कहना था। अगले बात है रिलीजियस डॉगमास, रिलीजियस डॉगमास मतलब जो भी एविल प्रैक्टिसेस होती है किसी रिलीजन की फॉलो करने वाली, उनके ऊपर उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। डॉगमास मतलब जो भी एविल प्रैक्टिसेस है किसी भी रिलीजन की, है ना, इस्लाम के अंदर अलग अलग टाइप की है, हिंदू रीजन के अंदर अलग अलग टाइप की है, हर रिलीजन के अंदर कुछ ना कुछ एविल प्रैक्टिसेस होती है, उसको बोलते हैं रिलीजियस डॉगमास, तो उसको खत्म करने की बात उन्होंने की थी। फिर अगला है चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, उनके ऊपर भी उन्होंने काम किया। फिर है विडो रीमैरेजेस, सॉरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति में है ना डिस्क्रिमिनेशन होना, जाति कास्ट के बेसिस पे, तो उसके भी अगेंस्ट उन्होंने काम किया। फिर है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, उनका कहना था कि जो हमारी वैदिक सोसाइटी थी, है ना, जहाँ पे वेदों का इनकलकेशन हुआ था, ऋग्वेद के टाइम पे सब सोसाइटी इक्वल थी। मतलब आप बोलोगे सर वैदिक टाइम पे मतलब जो ऋग्वेद पोस्ट ऋग्वेदिक टाइम था, वहां से सोसाइटी मटेरियलाइज होना शुरू हुई थी, मटेरियलाइज होना शुरू हुई थी। उसके बाद ही वुमेन्स का मतलब वुमेन का डिप्रेशन जाना थोड़ा सा वहां पे शुरू हुआ था, मतलब बुरा टाइम वहां से शुरू हुआ था। पर ऋग्वेदिक टाइम पे वुमेन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता था, हमारे वेदास में वुमेन्स को इंफीरियर ट्रीट नहीं किया गया है, इक्वल ही ट्रीट किया गया है। तो इनका कहना था कि गो बैक टू वेदास। ठीक है, ये थोड़े से उन्होंने वेदास की तरफ जाने की बात की थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो पुरानी सोसाइटी है हमें वैसा बनाने की जरूरत है, अभी करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एविल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए हम अपने रिलीजन को जितना सिंपल रखे उतना अच्छा है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब, या ऊपर से जा रहा है? हम देख रहे हैं रिफॉर्मर्स देख रहे हैं, उनकी क्वालिटीज देख रहे हैं, उनके साथ कुछ कुछ इंसिडेंट्स जो हुए थे उनको देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले देखा हमने लीडर्स, जो लीडर्स थे उनकी लाइफ से कौन सी हम वैल्यूज सीख सकते हैं। उसमें पहली थी करेज, दूसरी कौन सी थी? नहीं, रिस्पेक्ट दूसरी नहीं थी, दूसरी कौन सी थी? हाँ, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, उसके बाद जस्टिस, सेल्फलेसनेस, कंपैशन, रेस्पेक्ट, पीस,
और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी आखिरी थी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज है, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और इसके अलग अलग एग्जाम्पल है जो हमने देखे अभी। ठीक है ना। उसके बाद हमने देख रहे हैं अभी कि जो सोशल रिफॉर्मर होके गए उनकी लाइफ से हम लोग क्या क्या लर्निंग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला कौन देखा हमने? B.R. अम्बेडकर। उसके बाद देखे राजा राम मोहन रॉय, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और अभी देख रहे हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, और इनका कहना था कि अपनी सोसाइटी जो है उसमें यूनिवर्सलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। यूनिवर्सलिज्म मतलब पूरा यूनिवर्स एक ही है ना, सबको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है ये हमें दूर करनी चाहिए, पता है ना, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। वर्ण सिस्टम पता है सबको, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो शूद्र थे उनको सोसाइटी में प्लेस नहीं थी, ठीक है ना, उनको टचेबल नहीं था, वो अस्पृश्य थे, उनको टच करना अलाउड नहीं था, सिटी मतलब सोसाइटी में एंटर करना अलाउड नहीं था, उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसके वो लोग अगेंस्ट थे दयानंद सरस्वती बहुत ज्यादा। अनटचेबिलिटी के ऊपर दयानंद सरस्वती ने काम किया है, B.R. अम्बेडकर ने काम किया है, गांधी जी ने काम किया हुआ है ना, अलग अलग रिफॉर्मर्स ने अपने अपने तरीके से उसके ऊपर काम किया हुआ है। फिर भी अनटचेबिलिटी मतलब बुरी बात है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, डेवलप जगह पे देखने को मिलती है, पढ़े लिखे लोग भी इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब एक बेस्ट एग्जांपल ऐसा है, मतलब इतना एजुकेटेड होने के बाद भी, जब B.R. अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर होने के बाद भी जो भी उनका पीए था, पीए नहीं बोल सकते, जो चपरासी था, प्यून था वहां का, वो भी उनकी जो बॉटल है, मतलब जो जिस ग्लास से वो पानी पीते थे अम्बेडकर, वो ग्लास से पानी नहीं पीता था, वो उनको साइड में रख देता था, फिर दूसरा ग्लास खुद का लाके पानी पीता था। ठीक है, तो ये मतलब इतना मतलब पोस्ट होने के बाद भी ये सोसाइटी के अंदर हमें आज भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, अगर कोई IAS ऑफिसर है, वो है मतलब उस कास्ट से है, डाउनवर्ड क्लास से है, और कोई अपर क्लास से कोई प्यून है, तो वो भी उसको उतने रिस्पेक्ट नहीं देता। ठीक है ना, जिस तरीके से ये हमारे सोसाइटी में मतलब बेसिक बन चुका है। ठीक है ना, रिफॉर्म नहीं हुआ। कुछ कुछ एविल प्रैक्टिसेस के ऊपर उन्होंने काम किया है। ठीक है, जैसे पर्दा सिस्टम, है ना, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया है। पर्दा सिस्टम पता है ना सबको, है ना, पर्दा रखना है। ठीक है, तो कौन सी वैल्यूज हम लर्न कर सकते हैं वो लिख लो। ह्यूमनिज्म, वही है, सिमिलर क्वालिटीज है, सिमिलर वैल्यूज है, बस नोट डाउन करके रख लेना ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और याद भी हो जाए। ह्यूमनिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सोशल जस्टिस, रैशनैलिटी, काइंडनेस एंड डिग्निटी फॉर ऑल। बस ये वैल्यूज जब हम हर एक फिलोसोफर, हर एक रिफॉर्मर के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे, तब उनका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। लिख लिया सबने? हाँ? रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर बोलते हैं कोई कोई इसको, टैगोर, टागोर, जो भी है, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सी क्वालिटीज थी इनके अंदर, एजुकेशनिस्ट थे, टीचर थे, पोएट थे, राइटर थे, पेंटर, म्यूजिशियन, बहुत सी क्वालिटीज थी, थिंकर थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया था, है ना, हर ह्यूमन इक्वल है, हर ह्यूमन को किसी भी रिसोर्सेज पे इक्वली राइट है, ये इन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, और हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उनमें भी इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, राखी उत्सव स्टार्ट किया था उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है ना, तो काफी प्रमोशन किया था उन्होंने एनलाइटनमेंट के लिए लोगों के। और सबसे बड़ी बात है, जो उन्होंने इनको एक जो क्या बोलते हैं उसको, टाइटल था, कौन सा टाइटल दिया था उन्होंने? नाइटहुड का टाइटल। नाइटहुड का टाइटल उन्होंने ब्रिटिशर ने दिया था, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, उनको वापस कर दिया कि कब, जब जालियनवाला बाग हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि उनका कहना था कि ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मास किलिंग है ना, तो इसके अगेंस्ट भी उन्होंने अपना जो टाइटल उनको दिया गया था नाइटहुड का, वो रिटर्न भी कर दिया था। ठीक है, तो काफी ऐसी चीजें है जो उन्होंने की हुई है। फिर अगला लिखना, मार्टिन ल्यूथर किंग।
ये यूएसए के सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, इनकी लाइफ से भी हमें अलग अलग वैल्यूज लर्न करने को मिलती है। उन्होंने एक मूवमेंट राइज की थी, सिविल राइट मूवमेंट, पर वो भी नॉन वायलेंट थी। वायलेंस का यूज ना करने के लिए उन्होंने प्रमोट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी यूएस के अंदर। गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे ये, है ना। उनका एक स्पीच बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा वो। हाँ, ठीक है। तो इनकी लाइफ से वैल्यूज लर्न करने वाली है, नॉन वायलेंस लिख लो, नॉन वायलेंस। उसके बाद लिखो रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सोशल इक्वालिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी, ह्यूमनिज्म, ये वैल्यूज है उनकी लाइफ से। इंटीग्रिटी, ह्यूमनिज्म, सोशल जस्टिस, कंपैशन, पीस, लविंग, करेज, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज है जो हम वैल्यूज है जो उनकी लाइफ से हम लोग लर्न कर सकते हैं। लिख लिया सबने? लिख लिया, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। एक सेकेंड। आपके ग्रुप पे मैंने एक फोटो भेजा है, उसको ओपन करके रख देना साइड में, बस। ठीक है, लिखा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को जानते हो आप सब? अभी फोन रख दो साइड में थोड़ी देर, बाद में देखना। ठीक है, इसको खत्म कर लेते हैं ना पहले, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपार्थाइड पता है आप सबको क्या है? अपार्थाइड वर्ण भेद, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट का जो स्ट्रगल है ना। तो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड बहुत बड़े लेवल पे पाया जाता था, है ना। वहां पे उसके खिलाफ बहुत सी मूवमेंट भी हुई। इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947 में। अफ्रीका हुआ 1997 में, समथिंग 97 99 में, है ना। तो वहां पे अपार्थाइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तो 1962 में नेल्सन मंडेला ने उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट खड़ी की थी। तो उस मूवमेंट के अगेंस्ट में उनको अरेस्ट कर लिया, जैसे गांधी जी को बहुत बार अरेस्ट किया गया था। पर उनका जो सोशल मतलब कॉन्टेक्ट बोलो या फिर जो भी था, उनका बहुत स्ट्रांग था। इसलिए ब्रिटिशर उनको बहुत ज्यादा टाइम तक अंदर नहीं रख पाते थे। पर इनको नियर अबाउट 27 साल, मतलब 27 साल तक उनको अंदर रखा गया था, नेल्सन मंडेला जी को। ठीक है, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। फिर 1994 में उनको पहला प्रेसिडेंट भी बनाया गया था साउथ अफ्रीका का। ठीक है, जो भी स्ट्रगल, जो भी मूवमेंट उन्होंने बनाई थी, उसके रिजल्ट की वजह से ही उनको फिर इंडिपेंडेंस भी मिला था। ठीक है, साउथ अफ्रीका को। तो उनकी जो बेसिक क्वालिटी, जो भी उन्होंने मूवमेंट राइज किया था अपार्थाइड के अगेंस्ट में, वो भी नॉन वायलेंट वे से किया था, कोई भी वायलेंस उसके अंदर नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये लर्न करने की बात है उनकी मूवमेंट से। क्वालिटीज, क्वालिटीज लिख लो वहां की, उनके उनके लाइफ की।
लाइफ से। काइंडनेस, जो अफ्रीकन ब्लैक पीपल थे उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया गया था, ठीक है, फिर भी जो भी व्हाइट्स थे उनके अगेंस्ट उन्होंने कोई वायलेंट वे नहीं यूज किया, नॉन वायलेंस ही यूज किया, ठीक है, ये उसको बोल सकते हो, हम उनकी काइंडनेस बोल सकते हैं। फिर है इंटीग्रिटी, आज भी आप शायद क्रिकेट टीम में देखते होंगे व्हाइट्स दिखते हैं हमको, है ना, उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, इसलिए उनकी इंटीग्रिटी भी है उनके खिलाफ, जो भी लोग ह्यूमनिज्म को फॉलो किया। डिग्निटी फॉर ऑल, लव फॉर जस्टिस, मतलब सबको इक्वली जस्टिस मिलना चाहिए, इसके फेवर में थे ये लोग। हाँ, एक रिफॉर्मर्स शायद हो गए, है अभी है, क्यों जाना है कहीं पे, वो बाकी है अभी। क्या बोर हो रहे हो क्या? ठीक है ना, लिख लिया सबने ये क्वालिटीज, उसके बाद लिखो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, लिखो उसमें शी फॉट सोशल एविल्स social evils and discrimination towards women and child. आप सबको पता है कि सावित्रीबाई फुले ने एजुकेशन सेक्टर में वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है ना, मतलब, और उस टाइम पे एक वुमेन का टीचर बनना और लड़कियों को पढ़ाना, एक अलग कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना, ये उस टाइम की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उस सोसाइटी को बहुत चैलेंजिंग काम है, ठीक है ना, तो उनकी लाइफ से काफी चीजें हमें लर्न करने को मिलेगी, ठीक है। उन्होंने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी स्टार्ट किया था, जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड, सबको पता है फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है, गर्ल चाइल्ड को पहले ही खत्म कर देना, मार देना, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने मूवमेंट राइज की थी, वहां पे लिख लो, वर्क अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड। शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, मतलब पुणे के अंदर जब प्लेग फैला हुआ था, तभी भी वो लोगों की सर्विस कर रही थी, और उसी के दौरान उनकी डेथ हो गई, ठीक है, मतलब सेल्फलेसली किसी की सर्विस करना, किसी की हेल्प करना, वो उनकी लाइफ से लर्न कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्वालिटीज उनकी लाइफ से कौन सी लर्न कर सकते हैं हम लोग? काइंडनेस, काइंड थे सबके लिए, कंपैशन था हर एक सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए, एम्पथी थी, बेनिवोलेंस मतलब सबका भला होना चाहिए, ये फीलिंग थी उनके अंदर, सेल्फलेसनेस थी, कभी खुद का नहीं सोचा। लीडिंग बाय एग्जांपल पहले किया, मतलब प्लेग के टाइम पे चाहती तो घर बैठ के लोगों को बता सकती थी कि हेल्प करो, पर नहीं, खुद जाके बाहर लोगों की हेल्प की, है ना, ये भी थी लीडिंग बाय एग्जांपल। फिर डिग्निटी फॉर ऑल, फिर है ह्यूमैनिज्म, अभी बहुत बाकी है, रिफॉर्मर्स के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के उससे सीखना है हमें कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटर होके गए, उनकी लाइफ से कौन सी वैल्यूज लर्न कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी टाइम है। ह्यूमैनिज्म, करेज, करेज लगता है, मतलब टीचर बनना उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी पता है ना आपको, मार डालते थे सीधा। उसके बाद डाल दो हेडिंग, अब तक देखा लीडर्स की लाइफ से, फिर था सोशल रिफॉर्मर्स की लाइफ से कौन से एग्जांपल्स है ऐसे, और कौन सी वैल्यूज। अभी देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिविल सर्वेंट जितने हुए या फिर कोई भी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होके गए, उनकी लाइफ से कौन सी लर्निंग, कौन सी वैल्यूज हम लोग लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये पीपीटी में आपको भेज दूंगा वैसे, पर नोट डाउन करना, जो हाईलाइटेड है उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला डाल दो उसमें नाम राजेंद्र भट्ट, ये भीलवाला मॉडल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जब कोविड 19 जैसे ही ये पेंडेमिक आया था, जो बिगिनिंग में था,
तो भिलवाड़ा मॉडल उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। वहाँ पे लोगों को पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग की बीमारी के बारे में सबको पता चल चुका था कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से टाल सकते हैं, सैनिटाइजेशन करना, ये सारी बेसिक जो भी चीजें हैं उनका प्रमोशन उन्होंने पहले ही कर दिया था। जब ये चाइना मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा था, उनका एक फ्यूचर एनालिस्टिक मतलब माइंड उन्होंने किया, उसका फायदा वहाँ के लोगों को हुआ था। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की हमारे हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरत है ना, ताकि जो भी मतलब आगे आने वाले जो भी इंसिडेंट्स होंगे उसको पहले मतलब पहले ही प्री कैलकुलेशन करके जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है उनका मैनेजमेंट उन्होंने पहले ही बना के रख दिया था। ठीक है, तो ये भिलवाड़ा मॉडल बहुत ज्यादा फेमस है और उस ऑफिसर का नाम भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इनकी क्वालिटी होगी सेल्फलेसली वर्क किया होगा। वैल्यू कौन सी है? सेल्फलेसनेस, करेज, डेडिकेशन उनके सर्विस के लिए। क्या जरूरत थी उनको आगे का सोचने की? कोई करता नहीं है ना उतना, फिर भी किया, डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए। दूसरा नंबर लिखना सीमा ढाका। ठीक है, ये फीमेल कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में। ठीक है ना, जो भी मिसिंग चिल्ड्रंस होते थे ना, नियर अबाउट 76 मिसिंग चिल्ड्रंस को उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने अंदर, अपने आप में। ये है वो। ठीक है, इनकी लाइफ से क्या क्या लर्न कर सकते हैं? मतलब डेडिकेशन सर्विसेज के अंदर, वुमेन होने के बावजूद भी डेडिकेटेड थी इतनी काम के लिए दिल्ली पुलिस में। वुमेन्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता पुलिस में। ठीक है ना, फिर भी सेल्फलेसली इतनी काम करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, फिर करेज है, ऑनेस्ट। पहली बात तो वुमेन होके पुलिस डिपार्टमेंट में, वो भी दिल्ली पुलिस में जाना, वही बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे नहीं होता, वो आसान नहीं होता सर्वाइव करना। ठीक है, उसके बाद है ऑनेस्टी, एम्पैथी। ये सारी वैल्यूज हम उनकी लाइफ से लिख रहे हो ना आप लोग। ठीक है, बस नाम लिखो, उसके सामने वैल्यूज लिख दो। ठीक है, और मतलब वो जो इंसिडेंट्स है वो आप फिर पढ़ के भी याद कर सकते हो, लिखा हुआ है उसको। अगला लिखना सीनियर आईएएस ऑफिसर परमेश्वरम अय्यर। ठीक है, परमेश्वरम अय्यर। इन्होंने क्या किया था, जो भी सैनिटाइजेशन वर्कर होते हैं ना, किसी टॉयलेट में जाके खुद जाके साफ करके बताया था कि ऐसे साफ करते हैं करके। ठीक है, मतलब लीडिंग बाय एग्जांपल। गांधी जी भी यही करते थे, जब किसी आश्रम में जाते थे, कहाँ पे जाते थे, तो पहले वहां का जो भी टॉयलेट है, बाथरूम है, सब वो खुद से साफ करते थे, पूरे आश्रम की खुद से सफाई करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद लोगों को बताते थे कि नहीं, सैनिटेशन ऐसे रहना चाहिए। तो ये लीडिंग बाय एग्जाम्पल का एग्जाम्पल हमें यहाँ से परमेश्वरम अय्यर। तो यहाँ से कौन सी क्वालिटी है? लीडरशिप की। ये लीडर की क्वालिटी होती है। ठीक है, लीड करना, एग्जाम्पल देखे कि मैंने ऐसा किया है, अब इससे करो, तुम इससे देख के करो। ठीक है ना, इसको बोलते लीडरशिप क्वालिटी। फिर डेडिकेशन। ठीक है, वरना आईएएस ऑफिसर को जाके सफाई करने की क्या जरूरत होती है ना। डेडिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसे इंसिडेंट्स के, ऐसे काम की वजह से आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है ना, ये क्वालिटी उन्होंने यूज की वहां पे। फिर है मोटिवेशन। एक आईएएस ऑफिसर के ऐसा करने की वजह से लोगों की मेंटेलिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है लोगों को काम करने का इससे। अगला नाम है, क्या है? श्रीधरन। इलाटुलापिली श्रीधरन, अलग नाम है थोड़ा सा, लिख लेंगे श्रीधरन, बस श्रीधरन। ई श्रीधरन लिखोगे तो भी चलेगा। मेट्रो मैन के नाम से फेमस है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो भी डेवलप करके उन्होंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिवॉल्यूशन लेके आए हैं ये लोग, है ना। ई श्रीधरन। दिल्ली मेट्रो का जो भी कंसेप्ट है वो उन्होंने ही डेवलप किया है। ठीक है, आप अगर दिल्ली में कभी गए तो वहाँ के मेट्रो से ट्रैवल करके देखना, बहुत ही मतलब हैंडी है ना। नागपुर में तो अभी बेसिक बेसिक चालू किया है जस्ट, वहाँ पे पूरा फुल्ली फ्लेज डेवलप्ड है मेट्रो सिस्टम। ठीक है, तो उनके पीछे का माइंड पूरा इनका है, एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो इतनी बड़ी मेट्रो खड़ा करना। हाँ, रेवेन्यू सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, सॉरी रेवेन्यू रेलवे सर्विसेज। लीडरशिप, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, ये सारी वैल्यूज है जो हम उनकी लाइफ से लर्न कर सकते हैं। लिख लिया सबने? लीडरशिप, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। फिर है टीएन शशांक। ये इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके टाइम पे जो भी जितने भी थे उनको सबको हिला के रख दिया था उन्होंने, ट्रांसपेरेंसी वगैरह लाने के लिए इलेक्शन प्रोसेस में पूरा। ठीक है, एमपी लोग डरते थे इनसे, जो भी मतलब नॉर्म फॉलो करना है ना, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है इलेक्शन का, बहुत ही स्ट्रिक्ट किया था उन्होंने।
ठीक है। और अभी तो लोग मतलब क्वेश्चन उठाते हैं सीधा इलेक्शन कमीशन के इंटीग्रिटी पे कि बैलेट पेपर में ही प्रॉब्लम है या फिर जो भी अपना ईवीएम है उसमें प्रॉब्लम है ना। चैलेंज है बहुत बड़ा आजकल। ठीक है। मतलब इनके टाइम पे जो भी मास पोल को मतलब बहुत सी जगह पे क्या होता है ना, ट्राइब्स के वहां पे या फिर किसी ऐसे विलेजेस में वहां पे मास बूथिंग होती है, मतलब लोग कोई वोट करने नहीं जाता, जो भी पार्टी होती है पर्टिकुलर उस पार्टी के लोग आके खुद वोट करके जाते हैं। तो इनके टाइम पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया था सब कुछ, ये सब करना आसान नहीं था। तो वहां से ही कहते हैं कि जो भी रिफॉर्म्स आने हैं अपने इलेक्शन प्रोसेस में वो वहां से आना स्टार्ट हुए। ठीक है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कौन सी क्वालिटीज है जो वहां से लर्न कर सकते हैं? लीडरशिप, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, है ना, डिसिप्लिन, ये भी लिखना, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। आज भी इनको मतलब बहुत सी मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी एज अ केस स्टडी इनके ऊपर स्टडी की जाती है। ठीक है ना, कि जो भी रिफॉर्म्स इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रोसेस में लाए थे इलेक्शन प्रोसेस में उनके ऊपर आज भी रिसर्च करते हैं लोग। ठीक है, इतना मतलब वो स्ट्रेंथ है उनके अंदर। फिर है तुकाराम ओमले, ये पता है सबको। कसाब की जो गन थी उसके ऊपर चले गए थे, ले ली रहे सीधा, उनकी गन खुद के ऊपर ले ली थी 26/11 के अटैक के टाइम पे, है ना। पुलिस कांस्टेबल थे ये। इसके लिए करेज लगता है, सबके बस की बात नहीं होती करना, है ना। सेल्फलेसनेस, खुद की कोई सोची नहीं होगी, फिर करेज, डेडिकेशन, ये सारी क्वालिटीज हमें उनके अंदर से देखने को मिलती है, या फिर वैल्यूज हम उनसे सीख सकते हैं। लिखा, नियर अबाउट 40 बुलेट चली गई थी उनकी बॉडी के अंदर, फिर भी उसको छोड़ा नहीं था उन्होंने, जब तक कोई पकड़ नहीं लेता उसको। AK-47 की एक ही गोली लग जाए तो आदमी पूरा हिल जाता है उसका। 40 गोली खाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। उसके बाद है स्वरोची सोमवंशी। ये सारे एग्जांपल्स मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, कहाँ से? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब खाली प्रीव्स की नोट्स नहीं बनाना होता, वहां से ये सब चीजें गेन करनी पड़ती है। ठीक है ना। मैंने आपको सिलेबस उसीलिए रटवाया है। ठीक है, सिलेबस रटने का फायदा क्या होता है? जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका एक आधा एग्जाम्पल दिख लिया, तभी अपनी नोट्स में वहां पे नोट डाउन करके रख लिया साइड बाय साइड। ठीक है। तो देखो मार्क्स कहाँ से बढ़ते हैं? इसी से बढ़ते हैं मार्क्स, जब उनको ऐसे कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखते हैं ना आपके आंसर में, उसको हाईलाइट करना जब भी लिखते हो, वहीं से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, उनको लगना चाहिए कि नहीं बच्चे ने कुछ अलग से मेहनत की हुई है। ठीक है। तो ये एक कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे? मध्य प्रदेश में एक उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां के आईएएस थे, ठीक है ना, डीएम थे। उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस की एसी निकाल कर कहाँ पे लगवा दी? जो भी रिहेबिलिटेशन सेंटर था न्यूट्रिशनल, जो मदर जहाँ पे आती थी जिनको नीड थी, वहां पे उन्होंने उस एसी को ट्रांसफॉर्म किया। मतलब मेरे ऑफिस से ज्यादा वहां पे जरूरत है, तो वहां पे आप उसको ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, तो वहां से उनको जैसे लाइफ से सीखने जैसी चीज है, सेल्फलेसनेस, डेडिकेशन, कंपैशन और एम्पैथी, यहाँ से सीख सकते हैं हम लोग। हम जब लिखते हैं ना किसी वैल्यू के बारे में, तो हमें ऐसे ही एग्जांपल्स देने होते हैं। और जब हम ऐसे एग्जांपल्स देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, एडमिनिस्ट्रेटर के, सोशल रिफॉर्मर के, तो आंसर का वेटेज अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है ना, 2 की जगह 5 मार्क दे देगा आपको। ठीक है ना, यही होता है वैल्यू एडिशन करना आंसर में। और ये इंप्रूवमेंट आपके राइटिंग प्रैक्टिसेस में अपने आप आने लगती है, जब आप बहुत ज्यादा लिखने लगते हो, 2-3 आंसर रोज की लिखोगे तो अपने आप इंप्रूव होती जाएगी ये क्वालिटी। है ना। तो इस तरीके से मोटिवेशन करने के बाद उन्होंने फिर एक कैंपेन भी चलाया, वहां से नियर अबाउट 5 लाख कलेक्ट किए थे। ठीक है, फिर उनको फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब लोगों को, मतलब एसी वगैरह लगाने के लिए, यही था। ठीक है। प्रशांत नायर, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम है ऑपरेशन सुलेमानी। किसके लिए था? जो भी अर्बन एरिया में लोग भूखे रहते हैं ना, हंगर की प्रॉब्लम जो भी अर्बन एरिया में है, उसको कम करने के लिए उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया था। और नियर अबाउट वो 90 to 95% काफी सक्सेस भी हुए थे। इनको अवार्ड भी मिला है, कोई तो भी मुझे याद नहीं है। ठीक है ना। कौजी कोडे के है ना, कौजी कोडे में टेम्पल है अयप्पा का, लॉर्ड अयप्पा का। ठीक है, वहां से जितना भी डोनेशन है
उसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट यूज करके उन्होंने वो फैसिलिटी डेवलप की थी कि जो भी हंगर है उसको हंगर हमें कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको कलेक्टर ब्रो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्वालिटी है ओपननेस, मतलब आप पब्लिक से कितना घुल मिलते हो, कितने ओपन होते हो, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हो, ये भी क्वालिटी इनके इनसे लर्न करने की है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये जब देखो जितने भी ऑपरेशन या फिर जितने भी मूवमेंट लोग चलाते हैं ना वो ऐसे ही नहीं चलते, ठीक है ना। वहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी चीज की सक्सेस होने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। और पब्लिक पार्टिसिपेशन कब होता है, जब वहाँ का ऑफिसर पब्लिक से कनेक्टेड फील होता है ना। पब्लिक को ऑफिसर से कनेक्ट फील होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही होता है ओपननेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना पड़ता है और उनकी इमोशंस को यूज करना पड़ता है इन राइट डायरेक्शन, तभी जाके ये सारी चीजें होती है। फिर है लीडरशिप, कंपैशन। लिख लिया सबने ये वैल्यूज, नाम लिख लिया प्रशांत नायर। फिर है एम विश्वेश्वरैया, ये तो फेमस है, इनके बारे में पता होगा सबको। एम विश्वेश्वरैया ब्यूरोक्रेट थे। ये दोनों साइड से काम करते थे, घर से काफी रिच थे ये, तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी डेडिकेटेड की, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी उन्होंने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया है। दोनों साइड से उन्होंने काम किया, पर्सनल के लेवल पे भी और प्राइवेट के पब्लिक के लेवल पे भी, ठीक है। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये इनकी लाइफ से हमें लर्न करने को मिलती है ना। टू सेट्स ऑफ कैंडल, गवर्नमेंट के पैसा भी और खुद का पैसा भी, दोनों से, गवर्नमेंट का पैसा और खुद का पैसा दोनों को उन्होंने यूज किया था। मतलब ऑफिस का टाइम होने के बाद भी लोगों के लिए ये डेडिकेटेड रहते थे, काम करते थे लोगों के लिए, ठीक है। आजकल के ऑफिसर्स तो एक तो पहली बात लेट आते हैं, फिर टाइम के बाद रुकते नहीं है ना। तो ये बहुत पहले से ऑफिसर होके गए, मतलब जो उन्होंने सच में काम किया है। उसके बाद है सत्येंद्र दुबे, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, कोडरमा के। बिहार के अंदर इनकी डेथ, मतलब इनको मार दिया गया था क्योंकि एक करप्शन रैकेट उन्होंने पकड़ा था, है ना। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा करप्शन है, पता है ना आप सबको, ठीक है। तो वो मतलब उन्होंने पकड़ा था एक रैकेट, तो वहां पे उनकी डेथ हो गई थी। मतलब डेथ होने, मतलब उनको पता था कि डेथ होगी, फिर भी वो वहां पे जाके रिसर्च कर रहे थे अपना। ये डेडिकेशन है अपना सिविल सर्विसेज के लिए उनका। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस और डेडिकेशन, ये भी लिखना वहां पे पॉइंट, ठीक है। फिर है सुंगमुन मंजुनाथ, वही है कि पेट्रोल पंप पे जो करप्शन हो रहा था पेट्रोल बेचने में, वहां पे उनको सील लगा दिया था, इसलिए उनका मर्डर हुआ था। उत्तर प्रदेश के खेरी के थे ये। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेसली इन्होंने काम किया। ये बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। परी की पंडला नरहरी। आपको पता ना, मतलब हेल्थ फैसिलिटी हमारे इंडिया के अंदर कितना बड़ा चैलेंज है डेवलप करना, ठीक है। तो इन्होंने ई हेल्थ का कंसेप्ट लाया था, है ना, ग्वालियर के अंदर। कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सबको हेल्थ सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, इनके ऊपर उनका फोकस था। और खास करके गर्ल चाइल्ड के लिए, गर्ल चाइल्ड, प्रेग्नेंट वुमेन, वुमेन्स के लिए खास करके फोकस था उनका वो मॉडल ई सर्विसेज का। लीडरशिप, डेडिकेशन, सोशल इक्वालिटी, ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ से लर्न कर सकते हैं। नाम लिखना, ई हेल्थ आइडियाज लिखना, उतना लिखना, क्वालिटीज लिखना, वैल्यूज लिखना सारी, ठीक है, उतना सफिशियंट है। फिर लिखना सौरभ कुमार। दंतेवाड़ा पता है ना आप सबको, छत्तीसगढ़, किस लिए फेमस है, नक्सलाइट और मॉइस्ट एरिया के लिए फेमस है, ठीक है। वहां पे उन्होंने रिफॉर्म, मतलब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम किया था इस कलेक्टर साहब ने। जो लोकल्स थे वहां के, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना, ठीक है। अगर ऑब्वियस है, अगर आप वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दोगे तो वो फिर नक्सलाइट एक्टिविटी की तरफ क्यों जाएंगे, ठीक है। वो कब जाते हैं, जब वो बेरोजगार होते हैं, जब उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। अगर आप उनको सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल करके देते हो तो ऑब्वियस है कि जो नक्सलिज्म की तरफ टर्न आउट होते हैं लोग, वो नहीं होंगे, कम होंगे, ठीक है। ये उनका मॉडल था, सौरभ कुमार।
2009 बैच के IAS ऑफिसर थे। दंतेवाड़ा मॉडल इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। क्वालिटी है इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ओपननेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी को एंगेज करके रखना, नक्सलिज्म एरिया में जाके वहां की कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करके उनको नक्सल व्यूज के अगेंस्ट खड़ा करना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और कम्युनिटी के साथ एंगेज होने के अलावा ये मतलब पॉसिबल नहीं है। एक तो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, उनके साथ कनेक्ट करना ही बहुत डिफिकल्ट है, लैंग्वेज नहीं आती आपको उनकी, फिर तो सीखनी पड़ेगी, बाद में कनेक्ट करना पड़ेगा। इतना कौन सोचता है IAS ऑफिसर, क्या जरूरत होती है इतना करने की, फिर भी ये डेडिकेटेडली करते हैं। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल्स है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता चाहिए, इंस्पिरेशन मिलती है हमें इनसे। ठीक है। सोनम वांगचुक, इनके बारे में पता होगा। तो 3 इडियट्स वाला आमिर खान का कैरेक्टर इसी के इनके लाइफ से इंस्पायर्ड था, है ना। लद्दाख में रहते हैं ये और वहां के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इंस्पिरेशनल एजुकेशन होता है उनका, नए नए टेक्नोलॉजी को वगैरह यूज करके। मतलब लद्दाख जैसा एरिया जहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं था, वहां के लोगों को 95% पॉपुलेशन को एजुकेटेड करने का काम इन्होंने किया है। ठीक है। क्वालिटीज भी लिख लेना, डेडिकेटेड, कंपैशन, लीडरशिप, ह्यूमैनिज्म। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत वातवानी, ये साइकेट्रिस्ट है मुंबई के अंदर। इन्होंने जो स्ट्रीट के ऊपर जो भी मेंटल लोग होते हैं ना, जो घूमते रहते हैं, ठीक है, उनकी मतलब बहुत हेल्प की है और उनको उनकी फैमिली से रीयूनाइट किया। बहुत बड़ा काम है अपने अंदर। ठीक है। इसलिए उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था 2018 में। तो ये कौन सी क्वालिटी हुई, कौन सी वैल्यू हुई, कंपैशन, एम्पथी उनके लिए उनकी। ठीक है। लिख लिया सबने। फिर है मुरलीधर देवीदास आमटे, बाबा आमटे, जिनके नाम से जाना जाता है ना। लेप्रेसी से जो भी मतलब पेशेंट्स थे लेप्रेसी के, उनको खुद का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको जनरेट करना, इसलिए उनको हेल्प किया। अभी वरोरा के अंदर उनका एक वो भी है आश्रम, है ना। उसके लिए उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। मतलब जो नीडी लोग हैं, जिनके पास कोई मीडियम नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, सेल्फ सेल्फ फीड करने का, उनको उन्होंने अवेलेबल करके दिया। क्यों किया? क्योंकि उन लोगों के लिए, उनके लिए एम्पैथी थी, कंपैशन था, इनके लिए कुछ करना चाहिए मुझे, ये वैल्यूज है उनके अंदर। उसके बाद मूवी भी बनी है शायद इन पे, लक्ष्मी अग्रवाल पे, दीपिका पादुकोण की ना, एसिड विक्टिम्स के ऊपर। वो भी लिख लो, लक्ष्मी अग्रवाल। 15 साल की लड़की थी, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ। अभी ये कैंपेन कोऑर्डिनेटर है, मतलब वैसी लड़कियों की हेल्प करती है उनको, मतलब उस सदमे से बाहर आने के लिए हेल्प करती है ना, उस डॉगमे से बाहर आने के लिए रिहेबिलिटेट करती है उनको, एसिड विक्टिम्स की। इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन, मतलब खुद के बाद वो इंसिडेंस होने के बाद भी उससे फाइट करना, बहुत करेज लगता है उसके लिए। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स है एडमिनिस्ट्रेटर्स के। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, क्या था? ये है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला यूनिट है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ा पहला एसेंस ऑफ एथिक्स, फिर था डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, फिर डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, फिर एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। पता है ना, सब पढ़ा है ना, सबने अटेंड किया था क्लास। उसके बाद था ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज का लेसन कहाँ से लेते हैं, इनकलकेशन कहाँ से होता है, सोर्सेस कौन से हैं, फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी, तीन बेसिकली सोर्सेस है। ठीक है ना। कैसे कैसे ये सोर्सेस हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया पिछली क्लास में। आज हमने देखा कि वैल्यू इनकलकेशन कहाँ से लर्न कर सकते हैं, सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के वहां से। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला टॉपिक है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये हमारा
कंप्लीट होता है। इस पूरे टॉपिक के अंदर किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो अब जो हमारे पुराने लेक्चर थे सर से लेके उनको फिर से देख लेना एक बार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो टॉपिक अभी कवर हुआ उसको बार बार थोड़ा बहुत ओवरलुक करते रहना। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ते नहीं रहोगे, समझोगे नहीं ना, तो भूल जाओगे। फिर जब पढ़ोगे कुछ टाइम बाद तो लगेगा सब नया है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा बहुत अंडरस्टूड करके समझते रहना। और सबसे बड़ी बात है कि इसको अप्लाई करते रहना। जो भी वैल्यूज पढ़ी जितनी भी है, कहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, कौन सी वैल्यू है, इसको समझकर अप्लाई करने की कोशिश करते रहना। ठीक है, तो भूलोगे नहीं कभी, एप्लीकेशन करते रहना इस चीज का। ठीक है, तो क्लियर है सबको ये टॉपिक? ठीक है, इसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, या फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिखने के लिए भी दे दूंगा। अभी टाइम है अपने पास आधा घंटा। ठीक है, देखते हैं यूपीएससी इस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखो, दो हजार 20 का क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग द फॉलोइंग थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर: ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर और सोशल हार्मोनी। ठीक है, सोशल हार्मोनी, सॉफ्ट पावर और ह्यूमन कैपिटल को क्या करना है? एनहांस करना है। ठीक है, तो उसके अंदर एथिक्स का और वैल्यूज का रोल कैसे होता है, इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो लिख सकते हो इसके ऊपर आप। क्वेश्चन समझा गया आपको? हाँ? नहीं समझा? अच्छे से नहीं समझा? देखो, जब भी ये तीन कंपोनेंट बताया उन्हें, ह्यूमन कैपिटल मतलब, देखो जो भी ह्यूमन लेबर होते हैं ना, किसी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग पे बहुत से ह्यूमन काम करते हैं, तो क्या हो गया ह्यूमन लेबर। तो ह्यूमन के अंदर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, जिनका कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल। किसी फैक्ट्री के अंदर लेबर काम करते हैं, तो वो सब सारे हो गए ह्यूमन कैपिटल, जिनका यूज हम लोग कुछ ना कुछ कैपिटल जनरेट करने के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर मतलब, है ना, कल्चरल वैल्यूज, जैसे अपना नेशनल योगा डे है ना, ये सारी चीजें भी वैल्यूज होती है जो हमारी हमारी पहचान होती है इंटरनेशनल लेवल पे, उनको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। तो पहले ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर और सोशल हार्मोनी। ठीक है, इन सबको कनेक्ट करके रखने के लिए वैल्यूज का और एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? सिंपल है, हार्मोनी रखनी है। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो हार्मोनी को टिकाए रखने के लिए बनाया गया है ना। तो उसकी कौन सी डिटर्मिनेंट्स थे, है ना, जितने भी थे सारे वहां पे लिखना है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे थे वो वहां पे लिखने हैं सारे। तो वही चीजें लिखनी है, घुमा मिला के बस आपको कनेक्ट करता है। देखो, जो मैंने डाटा आपको बताया, जो आपको पढ़ना है, उस डाटा को मिक्स करके एक आंसर लिखना, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, यह क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू? Condemn none if you can stretch out a helping hand to do so. If not, fold your hands, bless your brothers and let them go their own way. मैंने यहाँ पे आपको विवेकानंद की एक फिलोसफी बताई थी। उन्होंने एक चीज कही थी कि जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर, कि अगर हम अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे ऊपर कुछ, हमारे पास कुछ है, तो हमें जो जिनके पास नहीं है उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये कोटेशन भी वही है, वही कहना चाहता है ना ये। ठीक है, तो बस उसको लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है, उनकी जो भी क्वालिटीज थी, जो भी वैल्यूज थी, वो वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करना है। यही लिखना है आपको यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ? पढ़ा है ना हमने पब्लिक लाइफ में एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, वो लिखना है वहां पे। इलस्ट्रेट द थ्री ऑफ दिस विद द सुटेबल एग्जांपल्स। पढ़ा है हमने सब ये। ठीक है, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ के अंदर वही लिखना है उसमें। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। कभी कभी क्या होता है ना, जो भी सिलेबस के वर्डिंग्स है उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सारे हमें ठीक से पता होने चाहिए। और एमपीएससी जो भी डिस्क्रिप्टिव हुआ है ना, उसमें तो वो वही करने वाले हैं।
सिलेबस की जो भी कोटेशन जो भी लाइंस है ना उसी को उठा के उस पर ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो उसको रट लो, उसकी डेफिनेशन को, उसके एग्जांपल्स देख लो, बस उतना करना है एमपीएससी में आपको एथिक्स के अंदर। यूपीएससी का एक तरीका बहुत पुराना है कि वो एक कोटेशन देता है और उसका मतलब आपको पूछता है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक थोड़ी रीडिंग हैबिट आपकी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। जो एडिटोरियल सेक्शन होता है ना, उसको जितना आप समझोगे तो जितने भी कोटेशन सोच होते हैं ना, उसको आप समझने की थोड़ा बहुत लायबल बन पाओगे, ठीक है। अब ये पॉइंट देखो, विथ रिगार्ड टू मॉरलिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। वन व्यू इज दैट मीन्स इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड अदर व्यू इज दैट एंड जस्टिफाइज द मीन, ठीक है। हमने डायमेंशन पढ़ी है ना, दो अप्रोच पढ़ी, डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी, ये दोनों अप्रोच के बारे में पूछ रहा है, समझा। पढ़ने के बाद देखो ना क्या बोल रहा है, वन व्यू इज दैट पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, मतलब मीन्स इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, मतलब मीन्स को हम पैरामाउंट इंपॉर्टेंस देते हैं। कौन सी फिलोसफी बोलती है ये? हाँ, मीन्स को इंपॉर्टेंस देना है, कौन सी फिलोसफी बोलती है? डिओन्टोलॉजी, है ना। और अगला क्या है? अदर व्यू इज दैट एंड जस्टिफाइज द मीन्स, ये कौन बोलता है? टेलियोलॉजी। तो दोनों को एक्सप्लेन करना है, फिलोसोफर के नाम लिख दो, सीरीज लिख दो, हो गया। बस कनेक्ट करके लिखना है, ठीक है ना। बस उनके नाम लिख के वो नहीं, वो आपको एमपीसी में करना है। यहाँ पे आपको ओवरव्यू देना है, सबको कनेक्ट करके लिखना है। और वो कहाँ कब होगा? आप जब इसके बारे में पहला आंसर लिखोगे ना, आप बस लिख के रख दोगे, ठीक है। दूसरा आंसर लिखोगे तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करोगे। जब एक आंसर को 5 बार लिखोगे तो 5वीं 6वीं बार जो लिखोगे ना, वो क्रक्स होगा आपका, तब सीखोगे आप उसको लिखना। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, आप नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। इसको आप लिख सकते हो मेरे हिसाब से, ये लिखो, विथ रिगार्ड टू द मॉरलिटी ऑफ एक्शन। नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। With regard to the morality of the action, one view is that means is of paramount importance, means is of paramount importance, means is of paramount importance, and other view is that and justify the means. Which view do you think is more appropriate? आपके हिसाब से कौन सा व्यू एप्रोप्रिएट है, टेलियोलॉजी वाला या फिर डिओन्टोलॉजी वाला? ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, लिखो उसके आगे, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आप उनमें से कौन सा व्यू चूज कर रहे हो, एक कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, या फिर दोनों कर रहे हो, ठीक है। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप किसको किसको मतलब इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। ये लिखना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया है ना? बस इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू द सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एथिक्स और लॉ की डिबेट मैंने आपको बताई थी ना, ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी टू टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है ना। एथिक्स से भी ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं इनडायरेक्टली, और लॉ से भी कर सकते हैं। दोनों का मेथड बस अलग अलग है ना। आगे बोलता है, सो एज टू मेक इट कंडक्टिव टू सिविलाइज अ सोशल एग्जिस्टेंस, मतलब सोसाइटी को सिविलाइज करने के लिए, है ना, हमें इस दो व्यू से हमें डिस्कस करना है। डिस्कस हाउ दे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, मतलब सोसाइटी को सिविलाइज करने के लिए लॉ और एथिक्स किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और फिर है दोनों के हमें एग्जाम्पल देने, लॉ के और एथिक्स के, ठीक है ना। सोसाइटी में हार्मोनी बनाए रखने के लिए, फिर सोसाइटी को लिबरलाइज सोशलाइज करने के लिए दोनों का कैसे रोल होता है, और विद एग्जांपल्स के साथ इनको हमें प्रूव करना है। लिख सकते हो आराम से, अपने नोट्स ही पढ़ लेना, उसको देख के ही लिख सकते हो आप। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, व्हाई इट इज टू इम्पोर्टेंट स्टडी, हमने सीधा सीधा लिखा हुआ है, पढ़ा अपने नोट्स के अंदर एनवायरमेंटल एथिक्स का, ठीक है। डिस्कस एनी वन एनवायरमेंटल इशू, व्यू पॉइंट, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन, बहुत से इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज, है ना, अपना राइजिंग सी लेवल, है ना। किसी भी एक इश्यू को उठाओ, उसको डिस्कस करो,
उसमें एथिकल वैल्यूज का कौन सा कंस्ट्रेंट आ रहा है उसको डिस्कस करो, उसके ऊपर लिख सकते हो। तो इस तरीके के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। हाँ, पोल्यूशन करती है, हाँ, किसी भी इश्यू को उठा के लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो मॉड्यूल हमने अभी पढ़ा उसके ऊपर ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। तो ये समझ में आ गया, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप लिख सकते हो इसमें आंसर, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन जो ये थे ना, ठीक है, ये थोड़े से अपर, मतलब ये कोटेशंस के ऊपर आपको, अभी हमने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे उसके बाद आपको फिर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद उसको एक बार जब एक दो बार जब आप रिवाइज कर लोगे ना, तो और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। यही है। ठीक है, चीज देखो, लॉ एंड एथिक्स के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया, डिबेट उसकी, एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। यही है, देखो, ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड इन themselves एंड नेवर एज merely means। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। हेलो, लेक्चर लेक्चर मध्ये होतो। हो हो हो, लेक्चर मध्ये होतो। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, अभी हुआ। इसीलिए हमें देखो, एक तो सिलेबस याद कर लो, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको याद करो, उसके एग्जांपल्स याद करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। कुछ नहीं है यूपीएससी, ठीक है ना, हो जाएगा आराम से पेपर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। इसको 150 वर्ड्स में लिखना है आप। तो अभी एक काम करो आप, 540 हो गए ना, 538 हो गए। इस इसमें से कौन सा क्वेश्चन लिखना है आपको, वो बताओ। जो मैंने लिख के दिया उसको लिखोगे अभी? कौन सा वाला? लास्ट वाला? वो भी वही है, मतलब मीन्स एंड का ही है, वो भी सिमिलर ही है। लास्ट वाला लिखोगे? एनवायरमेंट का? अभी लिखोगे एनवायरमेंट का? ठीक है, चलो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी? हाँ, अपने ही मन से लिखना है। हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन, फिलहाल तो इसको लिख लो, चलो अपने मन से लिख लो। ठीक है, पर एक क्वेश्चन अभी अगले 10 मिनट में आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एटीट्यूड, है ना। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगा एटीट्यूड का, ठीक है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और उसको 10 मिनट में लिखो। एटीट्यूड बहुत छोटा सा है, बल्कि एक ही
पेपर में आप सभी को 7 से 8 मिनट के ऊपर नहीं मिलता है, 7 से 8 तो सोचना भी है, भी बनाना है, बहुत